सतत परिभ्रमणशील जीवन चक्र के अनेकों सहयोगी घटक हैं। जीव, जंतु, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी, नदियां, समुद्र, पर्वत आदि का सहअस्तित्व परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नन्हे कीड़े मकोड़े तथा हरितिमा वृद्धि करने वाले क्षुद्र घास बेल निरर्थक और अनुपयोगी जान पड़ते हैं, पर वे भी जीवन चक्र के अनिवार्य घटक हैं। आवश्यक नहीं है कि वे मनुष्य की उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरे, पर इकोलॉजिकल संतुलन की दृष्टि से प्रकृति के नगण्य से नगण्य घटकों का भी विशेष महत्व है। जीवन चक्र को गतिशील रखने तथा प्रकृति का संतुलन बनाए एक रखने में उनकी एक सुनिश्चित भूमिका है। सितार के तारों की भांति छोटे बड़े सभी जड़ चेतन घटक एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़कर जीवन के विभिन्न सरगम छेड़ते हैं। जिस तरह सितार की एक कड़ी भी टूटी होने पर उससे सुमधुर स्वर लहरी निकल पाना कठिन है, उसी प्रकार प्रकृति को जीवन श्रृंखला से जीवों वनस्पतियों की किसी भी कड़ी का टूटना हानिकारक है, जो समूचे चक्र को प्रभावित करता है। इकोलॉजी शास्त्र के मर्मज्ञों का निष्कर्ष अब उपर्युक्त सिद्धांत के निकट पहुंच रहा है। ये तथ्य सभी विशेषज्ञों द्वारा स्वीकारा जा रहा है कि अनगढ़ होते हुए भी प्रकृति के आंगन में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। हर संरचना कुछ विशेषता लिए हुए है। संभव है एक प्रकार के जीव समुदाय के लिए वह हानिकारक हो, पर वही दूसरे के लिए अति उपयोगी हो सकती है। अस्तु उपयोगिता अनुपयोगिता का निर्धारण करना मनुष्य का काम नहीं, स्वसंचालित व्यवस्था द्वारा नियंत्रण कार्य संभालने वाली प्रकृति का है। मनुष्य जब इस संचालन व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, तभी समस्या खड़ी होती है और संपूर्ण व्यवस्था लड़खड़ाती है। सौंदर्य, सुषमा और सुगढ़ता बढ़ाने तक वह अपनी चेष्टाएं सीमित रखे तो ही अच्छा है, अन्यथा तो सृष्टि चक्र की व्यवस्थित गतिशीलता में व्यतिरेक ही उत्पन्न होता है, जो अनेकों प्रकार की असंतुलन जन्य विभीषिकाओं को जन्म देता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी के संपादक है डा. 0H0C0 बेर्नहार्ड प्रिज्मेक पुस्तक के प्राकथन में वे लिखते हैं कि इकोलॉजी शास्त्र के दीर्घकालीन अध्ययन के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज सबसे अधिक आवश्यकता ज्ञान के विस्तृत ज्ञान भंडार में तालमेल एवं संतुलन बिठाने को है, विशेषकर पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की है। वे लिखते हैं कि हम सभी विराट सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। जीव सृष्टि, वनस्पतियों, विशाल सागर, अंतरिक्ष, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव आदि सभी परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव संभव हो सका तथा गतिशील है। जीवन श्रृंखला की अनेकों कड़ियां हैं। अविच्छिन्न जीवन प्रवाह के लिए यह आवश्यक है कि समस्त कड़ियां अपना अस्तित्व बनाए रहें। विश्व व्यवस्था के सुसंचालन के लिए पृथ्वी की विभिन्न जातियों, वनस्पति एवं जीव सृष्टि का यथावत बना रहना आवश्यक है। अज्ञानवश मनुष्य ने विश्व श्रृंखला की कितनी ही कड़ियों को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप अनेकों प्रकार के प्राकृतिक असंतुलन पैदा हुए हैं। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन थ्योरी के विशारदों का कहना है कि प्रकृति संतुलन के लिए यह अनिवार्य है कि उसके प्रत्येक छोटे बड़े घटकों को महत्व दिया जाए तथा उनकी सुरक्षा की जाए। प्रकृति की कोई वस्तु निरुपयोगी नहीं है। मृत शरीर के मल मूत्र निरर्थक मालूम पड़ते हैं, पर उनका भी प्रकृति सुनियोजन करके पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काम ले लेती है। कंजर्वेशन सिद्धांत के समर्थकों ने लीव फॉर लेट लीव का नारा दिया है तथा कहा है कि सुव्यवस्था एवं सुसंतुलन के लिए सर्वाधिक ध्यान कंजर्वेशन संरक्षण की ओर दिया जाना चाहिए। इससे बढ़ते हुए प्रदूषण के रोकथाम में भी मदद मिलेगी। कितने ही नन्हे जीवों की जातियां ऐसी हैं जो प्रदूषण निवारक का कार्य बड़ी ही कुशलता से करती है। उनके विषय में विशद अध्ययन करने की जरूरत है ताकि उनके समुचित लाभ उठाया जा सके। दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका कार्य विश्व के वनस्पति एवं प्राणी सृष्टि को संरक्षण देना, इसे 2 पुस्तकें प्रकाशित की है, रेड डेटा और
ब्लैक बुक में उन जातियों के विवरण दिए गए हैं जिन्हें 16वीं शताब्दी के बाद निर्मूल कर दिया गया। 16वीं सदी में स्तनपायी प्राणियों की 4226 जातियां थीं, जिनमें से सैकड़ों निर्मूल हो गईं तथा 120 जातियों का शीघ्र ही अस्तित्व समाप्त होने वाला है। 16वीं सदी में पक्षियों की 8684 जातियां थीं, जिनमें 110 नष्ट हो गईं तथा 187 का मात्र नामो निशान बाकी रह गया है। कुछ ही दिनों में वे विलुप्त हो जाएगी। रेड डेटा बुक के अनुसार ऐसी 25 जातियों की सूची बनाई गई है जिन्हें थोड़े प्रयत्नों द्वारा विलुप्त हो जाने से बचाया जा सकता है। IUCN संस्था के शोधार्थियों ने मनुष्य और प्रकृति के परस्पर अवलंबन पर विशेष जोर दिया है। उनका मत है कि प्रवृत्ति ने लाखों वर्षों के अनुभव के बाद विभिन्न जटिल परिस्थितियों में टिकने की क्षमता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के जीन से बने जीव सृष्टि की रचना की थी। मनुष्य ने अपनी नासमझी के कारण निर्भयता से प्रकृति की बहुमूल्य संपदा एवं जीव सृष्टि को विनष्ट कर दिया है। असंतुलन इसी अदूरदर्शिता की दुष्परिणति है। नन्हे जीव जंतुओं तथा अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट की सहायता से IUCN जैसी संस्था ने 3 करोड़ 20 लाख एकड़ भूमि में एक अभयारण्य का निर्माण किया है, जिसमें जीव सृष्टि की सुरक्षा, उपयोगिता एवं उपादेयता पर विशद अध्ययन किया जाता है। ऐसे अभयारण्य अन्य स्थानों में भी बनाए जा रहे हैं। रूस में 80, ग्रेट ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया में 70, फ्रांस में 17, अमेरिका तथा कनाडा में 340 की संख्या में बन रहे हैं। संबद्ध शोध संस्थान में इकोलॉजी पर शोधरत वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए आधुनिक रासायनिक खादों का उपयोग करने की अपेक्षा विभिन्न जीव सृष्टि, बैक्टीरिया, कीट पतंग आदि की सहायता ली जानी चाहिए। वनस्पतियों को रोगों से बचाने के लिए जंतुनाशक दवाओं के उपयोग के स्थान पर ऐसी जीव सृष्टि का विकास करना चाहिए जो इन रोग कीटाणुओं को स्वयं नष्ट कर देते हो। ऐसा करने से रासायनिक खादों और जंतुनाशक दवाओं पर होने वाले अत्यधिक व्यय तथा वायु जल प्रदूषण आदि के रूप में पैदा होने वाली विभीषिकाओं से सहज ही बचाव संभव है। दुर्भाग्यवश मनुष्य की दृष्टि अपने सजातियों के संरक्षण तक सीमित रह गई है, जबकि जंगली जीवों, वनस्पतियों, जल, वायु के संरक्षण को भी मानवीय संरक्षण का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। जीव एवं वनस्पति सृष्टि का अस्तित्व परस्पर एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। एक के नष्ट होने से दूसरा भी प्रभावित होगा। पौधों के उगने, बढ़ने, प्रजनन एवं विस्तार के लिए वातावरण के अनेकों घटकों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके विकास एवं परिपोषण में छोटे बड़े जीव जंतुओं का भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग जुड़ा हुआ है। दोनों मिलजुल कर एक अभिन्न इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना करते हैं। तंत्र के किसी भी भाग में परिवर्तन उस समस्त तंत्र पर प्रभाव डालता है। पौधों, जानवरों तथा वातावरण के युग्म से विनिर्मित होने वाले इकोलॉजिकल सिस्टम के अनेकों स्वरूप हो सकते हैं। यह अत्यंत छोटा हो सकता है और बड़ा भी। उदाहरणार्थ, वृक्ष सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है तथा हवा तथा मिट्टी से लिए गए अकार्बनिक तत्वों को मिलाकर ऊर्जा से परिपूर्ण रासायनिक पदार्थ बनाता है। इस वृक्ष पर रहने वाले अनेकों पक्षी उसकी छाया में बसेरा पाते हैं तथा फलों को खाकर अपने शरीर की रक्षा करते हैं। कुछ अन्य जंतुओं का आहार चिड़ियाएं हैं। उस तरह शाकाहारी, मांसाहारी जीवों का परिपोषण तथा उनके मृत शरीर से वनस्पतियों का विकास तथा उस श्रृंखला में पृथ्वी, वायु, जल एवं प्रकाश का योगदान एक अविच्छिन्न चक्र का परिचय देता है। लकड़ी आदि के लिए कोई एक वृक्ष भी काटता है तो उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार एक समग्र श्रृंखला को तोड़ मरोड़ देता है। इकोसिस्टम के अन्य स्वरूप भी प्रकृति में सतत चलते रहते हैं। वनों में हरे पौधों को हिरण चरते हैं। उनका शिकार बाघ, शेर, चीते करते हैं। चीतों,
बाघों को मार दिया जाए तो हिरणों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी और वनों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हिरणों को मार देने से मांसाहारी जीव अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकेंगे और असमय दम तोड़ देंगे। इसी प्रकार किसी घास के मैदान में घास को खाने वाली टिड्डी, टिड्डी को खाने वाले मेघ, मेघ को खाने वाले सर्प और सर्प का भक्षण करने वाले पक्षी चील, मोर अथवा बाज की भी एक श्रृंखला है। बाज को भी अन्य बड़े जीव उदरस्त कर जाते हैं। जो मारे नहीं जाते उनके शरीर मृत अवस्था में भूमि में मिलकर उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। प्राणी पौधों में परागकण, फल तथा बीजों के प्रकीर्ण मोरा की उर्वरता वृद्धि, सहजीवित प्राकृतिक स्वच्छता तथा जैविक नियंत्रण आदि रूपों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विविध प्रकार कीट विभिन्न जाति के पौधों के पुष्पों से भोजन परागकण आदि के रूप में प्राप्त करते तथा परागण की क्रिया संपन्न करते हैं, जो फल एवं बीजों के लिए अनिवार्य है। फलों तथा बीजों के सुदूर क्षेत्रों में विस्तार करने में प्राणियों का बहुत बड़ा हाथ है। पक्षी, बंदर, गिलहरी, पशु आदि विविध प्रकार के रसीले अथवा सूखे फलों को खाने के बाद उनके अपच बीजों को अपने मल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते रहते हैं। चरते हुए पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि के शरीर पर चिपक कर बीज अनेकों स्थानों पर विस्तृत होते रहते हैं। लाखों की संख्या में छोटे बड़े प्राणी मरकर भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाते हैं। मिट्टी के अंदर घर बनाकर रहने वाले प्राणी जैसे कीट, दीमक, चींटे, केंचुए आदि मिट्टी को ऊपर नीचे पोला बनाकर उसकी अभिवृद्धि करते हैं। इससे बीजों के अंकुरण में सहयोग मिलता है। प्रकृति ने लाखों करोड़ों वर्षों से इस भूमंडल को संजोया है। अधिक अच्छा ये होगा कि उसे अपना कार्य स्वसंचालित व्यवस्था द्वारा करने दिया जाए। उस चक्र को न भंग किया जाए जिस पर प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व टिका हुआ है। अच्छा तो ये होता कि मनुष्य प्रकृति की सूक्ष्म सौंदर्य बढ़ाने में मदद देकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता और बदले में प्रकृति के अनेकानेक अनुदानों का लाभ उठाता। यदि यह नहीं कर सकता तो कम से कम प्रकृति संतुलन की दृष्टि से यह अनिवार्य है कि वह प्रकृति की अनावश्यक छेड़छाड़ को अविलंब बंद करे। अन्यथा प्रस्तुत वर्तमान प्रकृति संकटों की तुलना में उसे कई गुनी भयंकर विभीषिकाओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति संतुलन बिगाड़ने से हानि ही हानि है। बुद्धिमत्ता अच्छी चीज है पर अति हर चीज की हानिकारक है। प्रकृति की गोद में पलकर उसका मां की तरह दूध पीना उपयुक्त है, पर सोने का एक अंडा रोज देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक साथ ही निकालने का लालच लाभ के स्थान पर हानि का ही अधिक सिद्ध होता है। प्रकृति तुलन बिगाड़ने वाली बुद्धा इंदी जोरों से चल रही है और उससे मनुष्य को लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हो रही है। पॉल पियर्स का कहना है कि संतुलन शास्त्र ऐसा विज्ञान है जो पश्चिमी दुनिया के विचारों, दर्शनों और मान्यताओं की जड़ें खोद रहा है। सच्चा विज्ञान बढ़ने से ही आध्यात्मिकता बढ़ सकेगी। अब ये दायित्व तथाकथित विकसित व विकासशील देशों के कंधों पर है कि वे विनाशकारी विज्ञान की दिशा में न बढ़कर संतुलन शास्त्र के सिद्धांतों का समुचित पालन कर नई समाज रचना का विकास करें। प्रकृति की स्वसंचालित व्यवस्था ऐसी है कि वह हर प्रकार के जीव जंतुओं के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है, साथ ही प्रकृति में उनका संतुलन भी निरंतर बनाए रहती है। उदाहरण के लिए किसी जंगल में किसी शाकाहारी जंतु की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ गई हो तो ऐसी स्थिति में वे उस वन के वृक्ष वनस्पतियों का मुंडन संस्कार तो करेंगे ही, भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु भी होगी। इसी प्रकार हिंस पशु अहिंसक जंतुओं की संख्या को संतुलित नियंत्रित करते हैं। इस तरह प्रकृति में संतुलित नियंत्रण का ये क्रम सदा जारी रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में अमेरिका में 7 लाख एकड़ भूभाग पर फैला एक विस्तृत जंगल था। उसमें 30,000 हिरणों को पोषण देने की सामर्थ्य थी।
सन 1905 में जब हिरणों का लेखा जोखा लिया गया तो उसमें सिर्फ 4000 हिरण शेष पाए गए। इस बीच जंगल के हिंस पशुओं का भी वध हुआ। सन 1907 से 1909 के बीच 767 बाघों व 7000 कोयोटों का शिकार किया गया। बाघों की संख्या में घटोत्तरी से अगले कुछ वर्षों में हिरणों की संख्या में पुनः द्रुत अभिवृद्धि देखी गई। सन 1918 में इनकी संख्या बढ़कर 40,000 हो गई। अगले 6 वर्ष के दौरान इनकी तादाद और बढ़ी और संख्या 1 लाख तक जा पहुंची। इस बीच उनका भोजन अपर्याप्त पड़ने लगा तथा जंगल के भी विनष्ट होने की आशंका उठ खड़ी हुई। हिरण तेजी से काल के गाल में समाने लगे। सन 1939 में इनकी संख्या मात्र 10,000 रह गई। इतने पर भी वे अपना भोजन बड़ी मुश्किल से उपलब्ध कर पाते थे। कार्टर का कहना है कि यदि एशिया और अफ्रीका के तथाकथित विकासशील राष्ट्र विकास के नाम पर बढ़ रहे असंतुलन को खत्म न करें और संतुलन को न बनाए रख सकें, तो यह न सिर्फ उनके लिए वरन संपूर्ण विश्व के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। विभिन्न क्षेत्रों को संभालने के लिए दुनिया में अनेक प्रकार के निगम बने। आरंभ में ये निगम सिर्फ कृषि तक सीमित थे, पर धीरे धीरे इनका क्षेत्र व्यापक बनता गया। अब ये अपनी निगाहें पशुपालन पर केंद्रित किए हुए है। पशु एक मानवेतर जीव है, उनका अपना स्वभाव और भावनाएं हैं, पर हम पैसे के लोभी उन पर भी विजय पाना चाहते हैं और उन्हें अस्वाभाविक जिंदगी जीने पर मजबूर कर उनसे अपनी जेबें गर्म करते हैं। पशुपालन के नाम पर ये निगमें आज यही पद्धति अपनाए हुए हैं। गायों, सुअरों, मुर्गियों को ढंग कोठरी में बंद कर उन्हें अस्वाभाविक रूप से रखना और असामान्य खुराक देकर दूध, मांस, अंडे का उत्पादन बढ़ाना, यही है इन निगमों का उद्देश्य। इसे पशुपालन की अपेक्षा कारखानेदार कृषि कहना अधिक समीचीन होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इससे पशुओं को हानि ही हानि पहुंचती है। इस तथाकथित पशुपालन में एक पशु के रोगी होने से सारे पशु उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। फलतः आरंभ से ही उन्हें दवाइयों और सुइयों पर जिंदा रखकर कृत्रिम जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। सन 1990 में चीन के 1 वर्गमील के देहाती क्षेत्र में 1783 व्यक्ति, 212 घोड़े, गधे व 400 सूअर निवास करते थे, जबकि अमेरिका के इतने ही बड़े क्षेत्र में उस समय मात्र 61 व्यक्ति, 30 घोड़े एवं खच्चर आश्रित थे। तत्कालीन समय में 40 एकड़ भूमि एक परिवार के लिए अमेरिका में अपर्याप्त मानी जाती थी, जबकि इतने बड़े फार्म में चीन में 240 व्यक्ति, 24 गधे व 24 सूअर पलते थे। उन दिनों वहां के रेशम की कीमत अमेरिका के गेहूं की फसल की कीमत के बराबर होती थी। पशुओं को अप्राकृतिक ढंग से अधिक लाभदायक बनाने में उनका रासायनिक अभिवर्धन या अंधाधुंध बध ऐसा ही है जिससे तुरंत लाभ उठाकर बाद में हानि ही हानि उठानी पड़ती है। अमेरिका आदि देशों ने यही किया है, अति उत्साह में अपनी जमीन भी खराब कर ली, लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ लिया और पशु पक्षी जिस स्वाभाविक क्रम में बढ़ते थे और फसल की पैदावार ठीक रखते थे, उस सब में व्यतिक्रम खड़ा कर लिया है। भौतिक विज्ञान के अभिशाप और वरदान। विगत 1-2 शताब्दियों में भौतिक विज्ञान की क्रमिक उन्नति हुई है। विशेषतया पिछले 50 वर्षों प्रकृति के रहस्यों को खोज निकालने में आश्चर्यजनक सफलता हस्तगत हुई है। उस उत्साह में जो कदम वैज्ञानिकों, राजनेताओं और अर्थशास्त्रियों के तालमेल से उठे, उन्हें प्रारंभिक दिनों में अत्यंत उत्साहवर्धक माना गया था और समझा गया था कि इस आधार पर प्रगति के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। किंतु दूरदर्शी विवेकशीलता का समन्वय न होने से उस प्रगति की ऐसी खामियां सामने आ रही हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उपलब्धियों का प्रयोग करने की दिशा में कहीं कोई भारी चूक हो गई है। अन्यथा चंद दिनों में ही इतने संकट क्यों आ खड़े होते जिनका समाधान समझ से बाहर होता चला जा रहा है। विज्ञान का प्रथम चरण औद्योगिकरण की दिशा में उठा।
कम लागत में अधिक मात्रा में अधिक साफ सुथरी चीजें बनाते समय सोचा ये गया था कि सर्वसाधारण को सस्ते मूल्य में सुविधाएं उपलब्ध होंगी और निर्माताओं को अधिक लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। इस मान्यता पर उन दिनों आम सहमति थी। उत्साह भी पूरा था। धन का विनियोग भी खुले हाथों हुआ। उत्पादन भी वैसा ही साफ सुथरा और सुंदर सामने आया जैसा कि सोचा गया था। किंतु उतावली में उठाए गए कदम नई समस्याएं अविलंब उत्पन्न करने लगे। उलझनें ऐसी हैं जो सुलझने में नहीं आ रही और लगता है आरंभ करते समय भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर अनुचित विचार नहीं किया गया। बड़ी मशीनों में थोड़े आदमी बहुत उत्पादन करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन उत्पादनों में बहुसंख्यक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, वह थोड़े ही लोगों द्वारा निर्मित होने लगा। फलतः बेकारी बेतहाशा बढ़ी और खाली बैठे लोगों ने उचित अनुचित उपद्रव खड़े करने आरंभ किए। आंदोलनों ने अपराधों ने गति पकड़ी और सार्वजनिक शांति में विक्षेप पड़ना आरंभ हुआ। बड़ी मशीन ने अपने देशों की खपत का ध्यान में न रखते हुए अत्यधिक माल बनाया। इसे खपाने के लिए मंडियों की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए किस्म का आर्थिक उपनिवेशवाद खड़ा हुआ। राजनैतिक उपनिवेशवाद तो समर्थों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण हल्का पड़ा, पर उसके स्थान पर नया आर्थिक उपनिवेशवाद खड़ा हुआ। इसके लिए शीत युद्धों का आश्रय लिया गया और कृत्रिम अभाव का सृजन किया गया। फलतः देशों की स्वाभाविक सुख शांति में भारी व्यवधान खड़ा हो गया। बड़े कारखानों से उत्पन्न होने वाला कचरा एक समस्या बना। कुछ को नदियों में बहाया गया, कुछ हवा में उड़ा, कुछ ने जमीन घेरी। चूंकि यह कचरा विषैला होता है, इसलिए उसमें जलाशयों की विषाक्तता बढ़ी। सांस लेने की हवा में जहर घुला और ईंधन के लिए फर्नीचर के लिए पेड़ कटे और जलप्लावन आवश्यकताओं के लिए सर्वप्रथम पेड़ों पर हाथ साफ हुआ। यह विषाक्तता कितनी अधिक हानि पहुंच रही है, इसका अनुमान बढ़ती हुई बीमारियों की व्यथा और उनके इलाज पर होने वाले बढ़ते खर्च से लगाया जा सकता है। बड़ी मशीन ने अधिक मात्रा में ईंधन की मांग की। इसके लिए खनिज तेल और कोयले का सहारा लिया गया। ये भंडार जमीन में एक सीमित मात्रा में ही है। गणितज्ञों ने बताया है कि जिस अनुपात में ये खर्च हो रहा है, वही गति रही तो 50 वर्ष के भीतर तेल और कोयले का भंडार चुक जाएगा। बिजली उत्पादन के लिए भी ईंधन चाहिए। उसके बिना बिजली भी न बन सकेगी। अणु भट्टियों के संबंध में भी यही संकट है। यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे पदार्थ भी थोड़ी ही मात्रा में है, इसलिए अणु भट्टियों भी अधिक दिन काम न दे सकेंगी। इनसे निकलने वाला कचरा और भी भयावह है, उसे कहां पटका जाए ये प्रश्न अभी अनिर्णित ही पड़ा है। पिछले 50 वर्षों में 2 विश्व युद्ध हो चुके, तीसरे के लिए मुहूर्त ही टल रहा है। युद्ध के कारणों में उत्पादनों को खपाने के लिए क्षेत्रों की आवश्यकता ही प्रमुख कारण है। जो देश युद्ध सामग्री बनाते हैं, उनकी बिक्री तभी हो सकती है जब युद्ध हो, अन्यथा वे कारखाने बंद होंगे, पूंजी जाम होगी और बेकारी फैलेगी। इसलिए युद्ध भले ही अणु बमों से हो या रासायनिक आयुधों से, समय की एक आवश्यकता बन गया है। इतनी सारी समस्याओं का एकमात्र कारण विज्ञान का वह चरण है जिसने बड़ी मशीनें लगाने का निश्चय किया। ये सांप छछूंदर जैसी गति है जो न निगलते बनती है न उगलते। विज्ञान ने राजनेताओं को भड़काया है कि वे थोड़ा सा प्रयास करके चक्रवर्ती बन सकते हैं। युद्ध की तैयारी में जनता को अधिकाधिक टैक्स देने पड़ रहे हैं, फलतः महंगाई बढ़ रही है और मध्यवर्ती व्यक्ति का जीवन दुर्लभ हो रहा है। फिर हथियारों के जो पहाड़ 20 देशों ने खड़े कर लिए हैं, उनका क्या हो? वे खाने पहनने के काम तो आते नहीं। इस उत्पादन का उपयोग जन संहार में ही होता है और उसका कष्ट मरने वालों से भी अधिक उन्हें भुगतना है जो अनाथ अपंग बनकर किसी प्रकार जीवित बच रहेंगे। यदि विज्ञान ने सही कदम उठाया होता,
बड़ी मशीनों का निर्माण न किया होता तो निश्चय ही उपर्युक्त समस्याओं में से एक भी मुसीबत खड़ी न होती। नदियों में गिराया हुआ कचरा घुमा फिरा कर मनुष्य के ही पीने के काम आता है। जहरीली गैस जहां सांस द्वारा शरीर में जाती है, वहां अब तेजाबी वर्षा का क्रम चल पड़ा है। उसके सहारे जो खाद्य उपजेगा वह भी जहरीला होगा। तीव्र विषों से कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है, पर जहरीले अन्न जल में वायु के कारण बढ़ने वाली रुग्णता से मनुष्य को चित्र विचित्र बीमारियों को शिकार बनना, तड़पते हुए अकाल मृत्यु मरना पड़ता है। बढ़ते हुए विज्ञान के चरण भले ही अमीरों की अमीरी बढ़ा सके, पर सर्वसाधारण का उससे सब प्रकार अहित ही होगा। उदीयमान विज्ञान ने एक और बौद्धिक एवं भावनात्मक संकट खड़ा किया है। चेतना को जड़ की उत्पत्ति बताया है। फलतः नैतिक आचरणों का कोई मूल्य नहीं रह गया। नास्तिकता ऋण कृत्वा घृत पिबेत के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। उसने जहां मांसाहार का समर्थन किया है, वहां सामाजिक नैतिक वर्जनाओं को व्यर्थ बताकर अपनी सुविधा को प्रधानता देने के लिए उकसाया है। इस दशा में त्याग, बलिदान, उदारता, पुण्य, परमार्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब मनुष्य चलता फिरता पेड़ पौधा बताया गया तो एक दूसरे को लाभ या हानि पहुंचाने के लिए गणितीय सिद्धांत ही काम करेंगे। जब बूढ़े बैल को, न कमाने वाले बकरे को कसाई के यहाँ भेजा जा सकता है, तो वृद्धों को, बीमारों को, अपंगों को भी मौत के घाट उतार देने में क्या झिझक होनी चाहिए। जब पशु पक्षियों में नर मादा भर का रिश्ता होता है, जब मनुष्य को जड़ पदार्थों की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की श्रेणी में गिन लिया गया, तो फिर माँ, बहन, बेटी आदि के पवित्र रिश्ते भी बेकार हो जाते हैं। इस ओर प्रवृत्तियां अब बढ़ ही गई है। घर मोहल्ले, पड़ोस परिवार में ही व्यभिचार का प्रवाह बढ़ रहा है। विवाह व्यापार हो गया है। छोटे वर्गों में लड़की से पैसा वसूल किया जाता है। न देने या कम देने पर जला देने, निकाल देने आदि की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जाती है। ये परोक्ष रूप से भौतिकवादी चिंतन का ही प्रतिफल है। बच्चों को अपहरण और मांगी रकम न देने पर उनका कत्ल, यह अब अनहोनी घटना नहीं रही। कुछ समय पूर्व चोर डाकू भी स्त्री बच्चों पर हाथ नहीं उठाते थे, पर अब स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, लोक परलोक, आत्मा परमात्मा की मान्यताओं ने, भौतिकवादी दर्शन ने समाप्त कर दिया, तो मनुष्य को और मछली को मारने खाने में अंतर हो क्या रह गया। नागरिकता और समाज व्यवस्था के नाम पर मनुष्य की पशुता को दबाया नहीं जा सकता। उसके लिए दार्शनिक निष्ठा की आवश्यकता होती है। विज्ञान की बौद्धिक छलांगों ने जब उसे समाप्त कर दिया, तो मनुष्य को संयमी, सदाचारी बनाने का कोई ठोस आधार रह ही नहीं गया। आदर्शवाद की जब जड़ ही कट गई, तो दिखावटी ढिढोरा पीटने भर से बात कुछ बनती नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में बेकारी, बीमारी, गरीबी, विषाक्तता और अगले दिनों ईंधन की समाप्ति से तथाकथित प्रगति का बट आधार, यह विज्ञान के वे अनुदान है जिन्हें सर्वसाधारण को उपहार में दिया है। महायुद्ध की विभीषिका का नंगी तलवार की तरह संसार की गर्दन पर लटकाने का श्रेय भी उन एटमी हथियारों को है जिन्हें विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। शहरों की अंधाधुंध बढ़ोतरी और देहातों से भगदड़ का कारण भी इसी वैज्ञानिक प्रगति का है। इसी ने हजारों को लखपति, करोड़पति बनाया है और लाखों करोड़ों को एक तरफ रूखा सूखा खाने के लिए विवश किया है। डॉक्टर बड़े हैं, पर उनके अनुपात में मरीजों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। लोग जिंदा तो हैं, पर मुर्दों से गई गुजरी परिस्थितियों में। नैतिकता के आधार पर जब धर्म और अध्यात्म रहे, तब तक बांध का पानी इस प्रकार नहीं टूटा था जिसमें खेत खलिहान सभी डूब जाएं। बुद्धिवाद नए युग का दर्शन है। दूसरे शब्दों में इसे विज्ञान का दर्शन कह सकते हैं। इसमें सुविधा संकलन करने के तर्कों की प्रमुखता है। फल ये हुआ है कि हम मछली निगलने वाले बहुले अपने ही परिवार में कामोपयोग की छूट पाने वाले कुत्ते और अपनी बिरादरी को ही फाड़ चीर कर रख देने वाले भेड़ियों की बिरादरी में सम्मिलित हो गए हैं।
हम अर्थ प्रधान हैं, विलास और सुविधा के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं आकांक्षाओं की जब जरूरत होती है, समाज निष्ठा जैसी चादर उड़ा देते हैं। विज्ञान ने जब मनुष्य को चलता फिरता पौधा कहा है तो उसे क्यों न माना जाए। धर्म जब अफीम की गोली और ईश्वर अंधविश्वास उसी मंच से घोषणापूर्वक कहा गया है तो उस मान्यता से क्यों कर इनकार किया जाए। इन अभिशापों से उद्विग्न मनुष्य तो नहीं चाहता, पर जीने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए नशेबाजी का आश्रय लिया गया है। बच्चे, बूढ़े, नर नारी, यन केन प्रकारिन उन्हीं का आश्रय ले रहे हैं। तंबाकू चाय का फैशन पुराना हो गया, अब मझोले लोग शराब और बड़े लोग हीरोइन का सेवन करते हैं। जितनी देर उनमें डूबे रहते हैं उतनी देर गम गलत कर लेते हैं, अन्यथा विज्ञान का अभिशाप उन्हें दशों दिशाओं से नोच नोच कर खाता है। कोलाहल एक भयावह जीवन संकट। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जहां अवांछनीय आहार विहार से गंदगी और रोग कमियों से बचना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक कोलाहल से बचना भी है। इस तथ्य को भारत में चिरकाल से जाना जाता रहा है। शांत मनस्थिति के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाने पर हमारे पूर्वज जोर देते रहे हैं और साथ ही यह भी कहते रहे हैं कि सुविकसित जीवन के लिए शांत वातावरण भी नितांत आवश्यक है। प्राचीन काल में बड़े नगर नहीं थे। जो थे वे भी सघन बसे हुए नहीं थे, उनमें काफी छिरछिरापन था। सटाकर घर बनाना, कई कई मंजिल की इमारतें खड़ी करना न कलात्मक समझा जाता था न सुखद। स्वच्छ वायु, खुला सूर्य प्रकाश और शांत वातावरण, इन तीनों को अन्न, जल और वस्त्रों की तरह ही आवश्यक माना जाता था। यह इसलिए था कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने की आरंभिक आवश्यकता को पहले पूरा किया जाना चाहिए। धन, वैभव, ऐश्वर्य, यशपद, विलास आदि तो पीछे की चीजें हैं। यदि शरीर और मन रुग्ण रहे तो फिर अन्य सफलताएं और उपलब्धियां दुर्बल काया से किस प्रकार प्राप्त की जा सकेंगी। यदि प्राप्त भी कर ली गई तो उनका संरक्षण या उपयोग कैसे संभव होगा। स्वस्थ और समर्थ व्यक्ति स्वल्प साधनों से भी सुखी रह सकता है, जबकि दुर्बल एवं रुग्ण व्यक्ति के लिए विपुल संपदा भी निरर्थक, कष्टकारक और भार रूप ही सिद्ध होती है। तथाकथित बुद्धि, विलास, वैज्ञानिक विकास, सभ्यता वृद्धि और संपदा बाहुल्य ने इन दिनों बड़े शहरों की भारी बढ़ोतरी की है। देखते देखते विगत 10 वर्षों में बंबई, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद जैसे नगरों की आबादी दूनी हो गई और द्रुत गति से उसमें वृद्धि होती दली जा रही है। सघन वस्तुओं में गगनचुंबी अनेक मंजिलों के मकान बनते चले जा रहे हैं। रोशनी और हवा की भारी कमी पड़ती चली जा रही है। आधे से अधिक मकान ऐसे होते हैं जिनमें सूर्य की किरणों का कभी भी प्रवेश नहीं होता। स्वच्छ हवा की तो गुंजाइश ही कहाँ। बिजली की बत्तियां और पंखे ही सूर्य भगवान और पवन देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पर भी कोलाहल की भरमार, जो वायु और प्रकाश के अभाव की अपेक्षा कुछ कम नहीं अधिक ही भयावह होता है। शहरी सभ्यता, बड़े शहरों में रहने की प्रवृत्ति गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए एक प्रकार से प्राणघातक ही है। अमीर लोग तो साधनों के बल पर अपना बहुत कुछ बचाव कर भी लेते हैं, पर गरीबों के लिए तो यह चमकीले भड़कीले बड़े नगर सड़ सड़ कर मरने के लिए एक प्रकार के नरक ही है। नई पीढ़ी के युवक इस बाहरी चकाचौंध से आकर्षित होकर शहरों में छुटपुट नौकरी या धंधा करने भागते हैं और अपने शांत सरल देखती जीवन का तिरस्कार करते हैं। इस मनोवृत्ति को दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। नगरों में बढ़ता हुआ कोलाहल धीरे धीरे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अभिशाप ही बनता जा रहा है। कल कारखाने, मोटरें, लाउडस्पीकर, रेलें, भगदड़, वार्तालाप आदि अनेक कारण से कोलाहल की मात्रा बढ़ती जा रही है और वह प्रचलित बीमारियों में सबसे बड़ी सिद्ध हो रही है। ध्वनि का माप करने की इकाई बेल कहलाती है। बेल के दशांश को डेसीबेल कहते हैं। अंतरिक्ष में 25 डेसीबेल कोलाहल ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है।
ये बढ़ने लगे तो संकट उत्पन्न होगा। 120 से 130 तक ये कोलाहल बढ़ जाए तो कुछ ही देर सुनने वाला कुछ समय के लिए बहरा ही हो जाता है। रूस के ध्वनिवेत्ता व्लादिमीर वदनेव का कथन है, कुछ समय पूर्व बड़े नगरों की सड़कों पर भी 60 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होता था, पर अब तो उसका औसत 100 से भी आगे बढ़ने लगा है। रात को भी वह 72 से नीचे नहीं पड़ती, जबकि स्वाभाविक निद्रा आने के लिए 25-30 से अधिक शोर नहीं होना चाहिए। बढ़े हुए शोर में रहने से उसका उत्तेजक प्रभाव नाड़ी संस्थान को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करता रहता है। फलतः स्नायु संस्थान, रक्त वाहिनियां, हृदय, मस्तिष्क सभी का संतुलन गड़बड़ाता है और उन प्रमुख अवयवों में कितने प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं। ऑस्ट्रिया के शब्दवेत्ता डा शून्य ग्रिफिथ ने बड़े शहरों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करके यह पाया कि यहाँ के 30% लोगों को असमय में ही बुढ़ापा आ घेरता है। यहाँ के निवासियों की आयु औसतन 8 वर्ष घट जाती है। इस समय से पूर्व की अकाल मृत्यु का कारण शहरी वातावरण में बड़ा कोलाहल ही होता है। श्रमिकों की क्षमता 40% कम हो जाती है। वे थके हुए रहते हैं और साधारण स्वस्थ मनुष्य की तुलना में 60% ही काम कर पाते हैं। उनके काम में गलतियों की संख्या अनुभव एवं अभ्यास से घटते चलने की अपेक्षा बढ़ती ही जाती है और पुराने श्रमिक अपेक्षाकृत अधिक गलती करते हैं। वह जानबूझकर नहीं होता, शोर के कारण उत्पन्न हुई उनकी स्नायविक दुर्बलता से ही ऐसा होता है। अमेरिका में यात्रिक विकास सबसे अधिक है। वहां के 45 लाख कारखाना मजदूरों में से 10 लाख के कान खराब पाए गए। इंग्लैंड में बड़े नगरों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट है कि वहां 1/3 स्त्रियां और 1/4 पुरुष अर्धविक्षिप्तता के शिकार बने हुए हैं। फ्रांस की औद्योगिक बस्तियों के पागलखाने बताते हैं कि हर 5 के पीछे एक पागल कोलाहल की उत्तेजना से अपना दिमाग खो बैठा है। पूरी निद्रा न ले सकने वाले जब तेज सवारियां चलाते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बेतरह अभिवृद्धि होती है। साइंस डाइजेस्ट के एक लेख में कुछ समय पूर्व बताया गया था कि कनाडा के मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय में शोर के प्रभाव का चूहों पर परीक्षण किया गया। कोलाहल में रहने के कारण उन सभी के स्नायु संस्थान गड़बड़ा गए। शोधकर्ताओं का कथन है कि ऐसे उत्तेजित वातावरण के कारण मनुष्यों को अक्सर ग्रंथि क्षय, गुर्दे की खराबी, हृदय की धड़कन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कोलाहल से प्रभावित रोगियों की चिकित्सा में संलग्न डॉक्टर सैमुअल रोजेन का कथन है, हम कोलाहल को क्षमा कर सकते हैं पर कोलाहल हमें कभी क्षमा नहीं करता। उसके संपर्क में आकर हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। शोर विशेषज्ञ उस रोजेन ने अपने विषय के शोध के सिलसिले में सूडान, अफ्रीका का भी दौरा किया और वे भावा कबीले के ऐसे लोगों के साथ रहे जिन्हें गाजे बाजे तक का शौक नहीं था और शांति प्रिय वातावरण में रहने के आदी थे। उनमें से एक भी रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा सरीखी बीमारियों का मरीज नहीं था। रूस के 85 वर्षीय नागरिकों की इतनी शक्ति पाई गई जितनी की औसत 65 वर्ष के अमेरिकी की होती है। इसका कारण वातावरण में शोर की न्यूनाधिकता ही है। डा शून्य रोजेन के प्रयोगों से शोर में रहने वाली चूहिया के बच्चे अधूरे और अस्तव्यस्त जन्मे और चूहे में से 80% नसों की ऐंठन के शिकार हो गए। संसार में आजकल लगभग 20 करोड़ से अधिक मोटरें दौड़ती है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री बारबरा वार्ड का कथन है कि शहरों की असली निवासिनी यह कारें ही है और वे परमाणु बमों जितनी ही भयावह है। अंतर इतना ही है कि बम तुरंत मार डालते हैं और ये रगड़ रगड़ कर मारती हैं। हवाई जहाज इस संकट को बढ़ाने में सबसे आगे है। अमेरिका के सुपर मग्निक सैनिक जेट जहाज से उठने वाली ध्वनि तरंगों से कैन्योन की कुछ प्राचीन गुफाएं दरार देकर मुंह फाड़ गई। उन विमानों की ध्वनि तरंगे 50 मील का क्षेत्र प्रभावित करती चलती हैं। प्रभाव लगभग बिजली गिरने जैसी प्रतिक्रिया पैदा करता है।
ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से बने कन्वार्ड जेट की ध्वनि तरंगों से लंदन के सेंट पॉल गिरजे को तथा पार्लियामेंट भवन को खतरा उत्पन्न हो गया तो उसकी उड़ानें रोकी गई। वैज्ञानिकों ने आगाह किया था कि इस विभाग के रास्ते में 100 मील तक के दोनों ओर हृदय रोगियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। समय समय पर कोलाहल की वृद्धि के खतरे के संबंध में अन्य विशेषज्ञ भी चेतावनी देते रहे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विज्ञान अधिकारी डॉक्टर वर्ग नुडसन ने कहा है कि जिस गति से आकाश में शोर बढ़ रहा है उसी तरह बढ़ता रहा तो कुछ ही समय में संक्रामक और संघात्मक रोग के कारणों में एक और नया आधार शोर जुड़ जाएगा। वह विषाक्त वायु की तरह ही प्राणघातक सिद्ध होगा। अमेरिका के चिकित्सक संघ के अधिकारी डॉक्टर डोमेन ने चेतावनी दी है कि जहरीली गैसों की तरह ही कोलाहल हमारे वातावरण को विषाक्त करता चला जा रहा है। इससे जल, वायु, वनस्पति, जमीन और प्राणियों का बुरी तरह विनाश होगा। शत्रु जीवाणुवेता नोबेल पुरस्कार विजेता डा. रॉबर्ट कोच ने कहा है कि अगले दिनों हमें स्वास्थ्य के निर्मम कोलाहल से भी जूझना पड़ेगा। उसे परास्त किए बिना मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाएगा। डॉक्टर रोस यूएन, डॉक्टर मार्क्स जॉनसन, डॉक्टर लीस्टर सोनटांगवे ने भी ऐसी ही दी है कि विश्वविद्यालय के शोधकर्मी जेम्स फ्लूगार्थ ने तो यहाँ तक कहा कि शोर को वर्तमान अभिवृद्धि अगले दिनों दधी की ऐसी पीढ़ी पैदा करेगी जो 30 वर्ष के होते होते आधी श्रवण शक्ति खो बैठेगी। इस बढ़ते हुए कोलाहल के विरुद्ध सजग जन समाज द्वारा आवाज भी उठाई जा रही है। अमेरिका में जन स्तर पर इसके लिए आंदोलन भी खड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क के कोलाहल निवारक आंदोलन के अध्यक्ष श्री एलेक्स वेरन का कथन है कि जनता को कोलाहल से होने वाली हानियों की यदि पूरी जानकारी मिल जाए तो वह सरकार पर वैसा ही दबाव डालेगी जैसा कि बुरे से बुरे संकट के निवारण के लिए डाला जाता है। इस संकट से सरकारें भी परिचित हैं और वे उससे बचने के लिए कुछ उपकरण बनाने की, कुछ बंधन प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही हैं। कई देशों में ऐसा कुछ हो भी रहा है। कितने ही देशों में जन स्तर पर इसके लिए आंदोलन खड़े किए गए हैं और शोर करने वालों पर प्रतिबंध लगाने तथा सर्वसाधारण को इस संदर्भ में प्रशिक्षित करने में यह आंदोलन अपने ढंग से कुछ कर भी रहे हैं। सरकारी स्तर पर, जन स्तर पर कोलाहल के समाधान के लिए प्रयत्न होने ही चाहिए, पर साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी इस संदर्भ में ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें ये समझकर चलना चाहिए कि औद्योगिक प्रगति के नाम पर अंधाधुंध बढ़ते चले जा रहे कल कारखानों की आगे वृद्धि ही होगी। संपन्नता साथ साथ मोटरें रेलें भी बढ़ेगी। छोटी मोटर बनने वाली है। अनुमान है कि इसके बनते ही मोटरों की संख्या में के भारी वृद्धि होगी। सिनेमा, लाउडस्पीकर अपनी गतिविधियां कब कम करने वाले हैं? जनसंख्या की वृद्धि रुक नहीं रही है। फलतः कारखाने यातायात के साथ यह भाग दौड़ का बढ़ना भी स्वाभाविक है। अब उसका परिणाम कोलाहलों की अधिकाधिक वृद्धि के रूप में ही सामने आएगा और आज के बड़े नगर कल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संकट बनकर उभरेंगे। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शहरों से पीछे हटकर देहातों में बसने की बात सोचनी चाहिए। अधिक कमाए, अधिक चमकीले चकाचौंध के आकर्षण में अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गंवा बैठना न बुद्धिमानी है न दूरदर्शिता। प्राचीन काल में इस संकट को भली भांति समझा गया था, इसलिए उस जमाने में शिक्षण संस्थाएं, शोध संस्थान, चिकित्सा केंद्र, साधना स्थल सुदूर देहातों में एकांत एवं वन्य प्रदेशों में बनाए गए थे, जिसमें कोलाहल रहित वातावरण में शांत, संतुलित, स्वस्थ, सुखी और सुंदर जीवन जिया जा सके। हमारे लिए भी उसी राह को अपनाना श्रेयस्कर होगा। ये समृद्धि बहुत महंगी पड़ रही है। शब्द शक्ति का असाधारण महत्व है। इसी शक्ति के आधार पर मंत्र विज्ञान की सृष्टि हुई है। इसी विज्ञान को विकसित कर आर्षकालीन महामानव ने विश्व को ज्ञान का भंडार दिया है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में ध्वनि को ही गतिशील माना गया है, जिसके स्पंदनों से ऊर्जा की तरंग श्रृंखलाएं उत्पन्न होती हैं।
शास्त्रकारों और साधकों ने मन की गरिमा का सुविस्तृत प्रतिपादन किया है। मंत्र द्वारा न केवल शरीर की मलिनताओं को धो सकना अपितु मन की शक्ति को जगाना एवं आत्मा की अनंत शक्ति को विकसित कर सकना भी संभव है। आज विज्ञान ने औद्योगिकरण की चरम सीमा पर मनुष्य को वे सभी साधन उपलब्ध करा दिए हैं जिन्हें पाकर वह अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकता है। पर यह शीघ्र प्रगति वाली महत्वाकांक्षा अंततः हानिकारक ही सिद्ध हुई। ध्वनि का दुरुपयोग एवं शोर के रूप में उसका प्रदूषण विज्ञान द्वारा मानव जाति को दिया गया। आज का अभिशाप है जिसका विवेचन वैभव देने वाली प्रगति के साथ किया जाना आवश्यक है। इस अदूरदर्शिता ने जिसे अनैतिकता की संज्ञा ही दिया जाना चाहिए, मनुष्य को पागलपन के नजदीक लाकर रख छोड़ा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के पागलखाने में उन पागलों की संख्या अधिक है जो कि औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारी थे तथा वहां मशीनों के शोर के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शोर वस्तुतः शब्द शक्ति का विकृत स्वरूप है। उसी का परिष्कृत स्वरूप मंत्र शक्ति, संगीत आदि के रूप में मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर सुखद प्रभाव डालता है। शोर वातावरण में जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है उन्हें दोलनदर्शी यंत्र ऑसिलोस्कोप से देखने पर असमान एवं कुरूप दिखाई देती है, जबकि संगीत स्वर लहरियों की ध्वनि तरंगे प्रवाहपूर्ण एवं समान होती है। शोर विचारों की श्रृंखला को तोड़ देता है तो संगीत एकाग्र तन्मय होने में सहायक होता है। 15 वर्ष पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जीवाणु शास्त्री रॉबर्ट कॉक ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के दुष्टतम शत्रु शोर से ही लड़ना होगा। वह समय वस्तुतः आ चुका है। वैज्ञानिक भाषा में वायु अथवा द्रव के अणुओं के बीच की दूरी के घटने बढ़ने से ध्वनि पैदा होती है। अणुओं के बीच की औसत दूरी के कम होने को विरलन कहते हैं। इन दोनों के युग्म को ध्वनि युग्म कहते हैं। इस ध्वनि के कम अधिक होने पर शोर उत्पन्न होता है। शोर अथवा ध्वनि की व्यापक इकाई को डेसिबल नाम दिया गया है। इस पैमाने के आधार पर शून्य ध्वनि तीव्रता का वह स्तर है जहां से ध्वनि सुनाई देना आरंभ होती है। पेड़ों की पत्तियों की ध्वनि 40 डेसिबल का शोर उत्पन्न करती है। टेलीफोन पर वार्तालाप करने से 70 डेसिबल तथा सामान्य वार्तालाप से 40 डेसिबल का शोर उत्पन्न होता है। सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन से 80 डेसिबल तथा रेल की पहियों की धड़धड़ाहट से 90 डेसिबल का शोर पैदा होता है। हड़ताल जुलूस आदि से 100 डेसिबल तथा कारखानों में मशीनों की आवाज से 120 डेसिबल का शोर होते देखा गया है। जेट यान के उड़ने से 150 एवं विस्फोट के समय रॉकेट के छूटने से 170 डेसिबल का शोर होता है। ज्ञातव्य है कि कानों में मात्र 80 से 85 डेसिबल तक की ध्वनियों को ही सुनने की क्षमता होती है। इससे ऊपर की क्षमता की ध्वनि घातक होती है। शोर संबंधी उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि हम आज ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जिससे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं मानसिक क्षमताओं पर भी। आज द्रुतगामी वायुयानों सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट ने विश्व को एक छोटा महाद्वीप बना दिया है जहां कुछ ही घंटों में कोई भी व्यक्ति इस कोने से उस कोने में पहुंच सकता है। समय की इतनी बचत विश्व को किस कीमत पर मिल रही है, इसका भी अनुमान सबको होना चाहिए। तेज विमानों की पराध्वनि गति वायुमंडल की ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। यही कारण है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों का आगमन धरती पर अधिक होने लगा है। सामान्यतया इन किरणों को जो जीवधारियों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है, ओजोन की परत रोक लेती है। त्वचा के कैंसर से लेकर आनुवांशिक रोग इन्हीं के कारण अधिक होते हैं और चिकित्सकों के अनुसार आज इन्हीं रोगों की बहुलता है। शोर का कारण ये विमान ही नहीं, आज की शहरी सभ्यता के प्रधान अंग कल कारखाने एवं सड़कों पर दौड़ने वाले द्रुतगामी वाहन भी हैं।
ग्रामीण सभ्यता की शांति को भूल हर व्यक्ति शहर को ही भागता दृष्टिगोचर हो रहा है। शहरों की परिधियां बढ़ती चली जा रही हैं एवं यही वातावरण भारतीय गांवों को भी अपने चंगुल में ले रहा है। मात्र तुरंत लाभ की दृष्टि से उठाया गया हर कदम हानिकारक होता है। इसके प्रमाण रूप में हम वैयक्तिक जीवन में मनुष्य को स्वार्थी एवं विलासी तथा सामाजिक जीवन में निष्ठुर एवं अपराधी बनता देख ही रहे हैं। एक फिर भी इन प्रदूषण जन्य समस्याओं का कहीं कोई हल करता अथवा विरोध करता दिखाई नहीं देता। शोर का सीधा प्रभाव अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाले अंगों पर पड़ता है। इससे इन अंगों में तनाव बढ़ता है। रक्तचाप बढ़ने से लेकर धमनियों में रक्त के जमने तक की गंभीरतम प्रक्रिया शोर के प्रभाव से होती पाई गई है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्राव की मास शोर बढ़ने से अतुलित हो जाती है, फलतः शारीरिक रोग तथा मनोविकार उत्पन्न होते हैं। शोर के प्रभाव से मस्तिष्कीय विद्युत तरंगों में 120 कई असामान्य परिवर्तन देखे गए हैं। एक प्रयोग से अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि डेसिबल से तीव्र ध्वनि का प्रतिकूल प्रभाव गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं आने वाली नई संतति के विकास पर पड़ता है। 85 डेसिबल शोर से व्यक्ति क्रोधित हो उठता है एवं 140 डेसिबल पर कम सुनाई देने लगता है। 175 डेसिबल के ऊपर शोर पर प्रायोगिक जंतु मर जाते हैं। मनुष्य के कान का पर्दा फटने से हमेशा के लिए बहरापन आ जाता है। शहरों में 50 वर्ष से अधिक की आयु के अधिकांश व्यक्तियों की सुनने की क्षमता में भारी कमी पाई गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में आज भी शोर प्रदूषण से दूर रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एक दूसरे से काफी दूर होने पर भी बिना तेज बोले बातचीत कर लेते हैं। न्यूयॉर्क के डा. सैमुअल रोजेन का कथन है कि शहरों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से आंखों की पुतलियां फैलने लगती हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है, आंतों में ऐंठन होने लगती है तथा श्लेष्म झिल्लियां निचुड़ने लगती है। फ्रांस में एक प्रयोग के उपरांत ये देखा गया कि कार्यालय में होने वाले शोर में 20 डेसिबल की कमी से 9% काम अधिक होने लगा है। आज जिस अनुपात में निदान एवं चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ी है, उसी अनुपात में व्याधियां भी बढ़ी है। जिस तरह फीस के पैसे सस्ते मनोरंजन में देकर विद्यार्थी तुरंत तो प्रसन्न हो लेता है, पर भविष्य में उसे इसके बदले पढ़ाई का 1 वर्ष गंवाना पड़ता है। इससे वह अपना भविष्य अंधकारमय बना लेता है। यही हाल आज विकसित बुद्धि, कौशल एवं विज्ञान का हुआ है। की दृष्टि से हमने ऐसे कदम उठाए जब क्षीर उत्पन्न करके प्रकारांतर से भारी अहित उत्पन्न करते हैं। इसी अदूरदर्शिता का मानसिक विक्षिप्तता, बहरापन, कुस्वास्थ्य के रूप में हमें प्रकृति ने ये दंड दिया है। यदि समय रहते चेता न गया तो छोटी सी उपेक्षा के द्वारा मिलने वाले घातक परिणामों से सारी मानव जाति विनाश के गर्त में चली जाएगी। राष्ट्रपिता बापू ने हमेशा गांवों को ही भारत का प्रतीक माना था। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को ही उन्होंने महत्ता दी थी। यदि इसी तरह हमने भी ग्राम्य सभ्यता को प्रश्रय दिया होता, उद्योगों एवं निवासों को घनीभूत न किया होता, तो प्रदूषण के वर्तमान दुष्परिणाम नहीं भोगने पड़ते। विकास ग्राम्य जीवन की ओर होना चाहिए एवं उद्योगों का विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य पर हो रहे दूषित प्रभाव से मुक्त रहा जा सके। बुद्धिमत्ता इसी में है कि ध्वनि का वरदायक पक्ष ही उपयोग में लाया जाए। संतुलित, दूरदर्शितापूर्ण नीति यही कहती है कि विज्ञान का उपयोग अभिशाप न हो। जिन्हें धन ही प्यारा है, वे व्यक्ति भले ही शहरों में रहें, पर जिन्हें जीवन की समस्वरूपता पसंद है वे अपना निवास प्रकृति के सान्निध्य में बनाएं। इसी से सर्वत्र आनंद, उल्लास का संचार हो सकता है। जीवन की गरिमा हित होने से पूर्व ही रक्षा की व्यवस्था करने में है। यदि आज मानव जाति का भविष्य सुख शांति में बनाना है, विक्षिप्त समाज की विभीषिका से विश्व को बचाना है, तो वातावरण में व्याप्त कोलाहल से सुरक्षा का प्रबंध कर लिया जाना चाहिए। मानवीय सभ्यता का विकास दूरदर्शी,
शालीन, बुद्धिमान व्यक्तियों पर ही टिका हुआ है। यदि यही व्यक्ति समय पर नहीं चेते तो विनाश सुनिश्चित है। प्रकृति के सौंदर्य एवं वातावरण की शांति को बनाए रखने के लिए जितने भी प्रयत्न किए जाएं, कम है।